हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट क्लास में हमने किया था आर्टिकल 117 और उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स। बजट भी हमने कल कवर किया था और बजट से रिलेटेड सारी चीज़ें, आर्थिक समीक्षा और बजट की जो प्रक्रिया है और किस तरह से बजट पेश किया जाता है, कौन पेश करता है, और कुछ फैक्ट्स भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो पीसीएस में आते रहते हैं और वन डे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट अगर बनकर आती है तो वो क्वेश्चंस भी आप कैटर कर पाएंगे, और अगर वन लाइनर्स आते हैं तो भी आप कैटर कर पाएंगे। इस तरह से क्लास बनाई थी हमने। तो आज हम करेंगे आर्टिकल 118, 119, 120 और 121, 122। ठीक है, तो यानी कि 122 आर्टिकल तक कवर कर लेंगे। इसके अलावा हम जितने भी रेजोल्यूशंस हैं, जितने भी टाइप के, वो भी कवर करेंगे, और जितनी भी समितियां हैं उनका भी एक आंकलन या जो डिफरेंसेस हैं उनके अंदर वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें और बिल्कुल क्रक्स है। बार बार मैं कह रही हूँ, मेरी क्लासेस में प्योर क्रक्स है जो आपके बिल्कुल काम आने वाली चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो क्विक रिवीजन हो जाएगी, और अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल फ्रेश आप इस फील्ड में आए हैं, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद आर्टिकल 118। तो फ्रेंड्स, जो 118 आर्टिकल है वो बात करता है संसद के जो नियम है, और नियम किस तरह से वो अपने लिए बना सकते हैं। बहुत सारी जो बैठकें होती है, जैसे संयुक्त बैठकें या उससे रिलेटेड जितने भी सदन की कार्रवाई है, संसद की दोनों सदनों से रिलेटेड ये आर्टिकल बात करता है कि वो अपनी बैठकों का किस तरह से निर्धारण और किस तरह से काम करना है, किन को चुनना है, कैसे अ, समितियों के अध्यक्ष चुनने हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने लिए खुद का जो नियम बनाती है वो आर्टिकल 118 कैटर करता है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 119 जो कि संसद की जो वित्तीय कार्य है या उनकी जो वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, स्पेशली संचित निधि पर, तो उनको टाइम पर उनका विनियमन करने के लिए बहुत सारे संसदीय समितियों के द्वारा, और इसके अलावा जो बहुत सारे प्रस्ताव इसके कॉन्टेक्स्ट में लेकर आने होते हैं संसद को, तो वो सब कैटर करता है आर्टिकल 119। स्पेशली ये वित्तीय कार्यों को समय पर करने के लिए प्रेरित करता है संसद को। ठीक है, किनके थ्रू? स्पेशली समितियों के थ्रू। तो ये तो था आर्टिकल 119। तो अब हम इससे रिलेटेड समितियां भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। समितियां जो है वो दो टाइप की है, एक संसदीय समितियां और एक मंत्रिमंडलीय। संसदीय यानी कि पूरे संसद से रिलेटेड है, पार्लियामेंट्री होगी, है ना, तो पार्लियामेंट के सारे सदस्य इसके अंतर्गत आएंगे। जबकि मंत्रिमंडलीय में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स से रिलेटेड सदस्य आएंगे। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके अंदर शामिल होंगे। और क्योंकि पार्लियामेंट्री और मंत्रिमंडलीय है, तो मंत्रिमंडलीय में तो मंत्री यहाँ पर ही शामिल हो गए, तो जो पार्लियामेंट्री होंगी समितियां उसमें मंत्री शामिल नहीं होंगे। ठीक है, गॉट इट। तो संसदीय में मंत्रिमंडल वाले यानी कि मंत्री जो है वो शामिल नहीं होंगे, मंत्रिमंडलीय में मंत्री शामिल होंगे। ठीक है, तो जो संसदीय समिति है वो भी दो तरह की होती है, एक स्थायी समिति और एक अस्थायी समिति। जो स्थायी समिति होती है वो भी तीन तरह की होती है, एक वित्त संबंधी, एक कार्य मंत्रणा संबंधी और एक विभागीय। ठीक है, और जो अस्थाई यानी कि एडहोक, एडहोक यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, जब जरूरत पड़ती है तभी बनती है ये समितियां। तो इसलिए जैसे कि जेपीसी बनती है या प्रवर, प्रवर सिलेक्शन के लिए। ठीक है, सेलेक्ट कमिटी समिति होती है किसी स्पेशल चीज के लिए। संयुक्त यानी कि इसमें कुछ भी लोकसभा और राज्यसभा की मिलकर बनती है, यहाँ भी जेपीसी भी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, ज्वाइंट पब्लिक कमेटी। इसमें जो घोटाले या कोई प्रॉब्लम आती है या किसी स्कैम का पता करना है, उसकी जांच करनी है, तो तब जेपीसी की डिमांड होती है, संसद में उठाई जाती है। उस वक्त जो स्पीकर्स हैं और चेयरपर्सन हैं वो मिलकर ये गठित करते हैं। 21 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 मेंबर्स राज्यसभा से। तो जेपीसी बिल्कुल विभागीय समितियों की तरह ही कार्य करती है, बट ये एडहोक कमेटी है। ठीक है,
उसके बाद आती है मंत्रिमंडलीय कमेटी। ये 8 होती है नंबर्स में, तो जिसके 6 के अध्यक्ष पीएम जो है वो होते हैं, और बाकी की जो 2 है आवासन और संसदीय कार्य संबंधी समिति। ठीक है, तो आई आवासन का मतलब और संसदीय कार्य ये यानी कि मंत्री जो है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये 8 की 8 मंत्रियों से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें से 6 के जो अध्यक्ष है वो पीएम होते हैं। अब बात आ जाती है कि ये इतनी सारी समितियां जो हमने की है, जो वित्त समितियां हैं, उसके बारे में आपने सुना ही होगा, आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि मेनली 3 वित्तीय समितियां हैं, एस्टिमेट, पीएसी और पीयूसी। एस्टिमेट यानी कि प्राकलन समिति यानी कि अनुमान समिति, पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति, और पीयूसी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी कि लोक उपक्रम। लोक उपक्रम यानी कि ये एक तरह से हमारे जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं यानी कि सरकारी जो उपक्रम समितियां हैं उसकी बात करता है यहाँ पर। ठीक है, तो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इन तीनों का एक साथ अभी कंपैरिजन कर लेते हैं कहाँ पर क्या होता है। ठीक है, एक साथ पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगी। जैसे गठन की बात की जाए तो प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में हुआ था जॉन मथाई की सिफारिश पर, जबकि लोक लेखा समिति का 1921। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी कमेटी कौन सी है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। लोक उपक्रम समिति जो है 1964 में सबसे पहले बनाई गई थी कृष्ण मेनन की सिफारिश पर। ठीक है, उसके बाद जो कार्य है प्राक्कलन समिति का, बजट की समीक्षा करना। तो बजट में बहुत सारे जो अनुदान की मांग की जाती है, तो एक तरह से वो एस्टिमेट्स ही होते हैं, पॉलिसी से रिलेटेड, प्रोग्राम से, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो जो लोक लेखा समिति है उसका काम है कि अधिक अनुदान यानी कि एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि होती क्या है। एक्सेस ग्रांट यानी कि जब कोई कार्य के लिए कोई ग्रांट की जो डिमांड की जाती है वो कम पड़ जाती है बजट में, तो नेक्स्ट बजट में सैंक्शन के लिए सीएजी के प्रतिवेदन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिर वो नेक्स्ट बजट में दे दी जाती है। उसके बाद जो पीयूसी है उसमें कार्य है सीएजी की जो रिपोर्ट है जो सदन के पटल पर रखी जाती है सीएजी के द्वारा, उसकी समीक्षा का कार्य लोक उपक्रम समिति का होता है। ठीक है, उसके बाद सदस्यों की बात की जाए, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में 30 होते हैं। ये ध्यान रखना है, तीनों वित्तीय समितियों में सबसे ज्यादा एस्टिमेट कमेटी से होते हैं, और सभी जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा से होते हैं। ठीक है, ये ऐसा इसलिए है, थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं आप, क्योंकि बजट की समीक्षा करती है ना। तो बजट की समीक्षा यानी कि बजट कहाँ पर पेश होता है? लोकसभा में, और इसी को ज्यादा शक्ति है लोकसभा को ही बजट के संदर्भ में, तो इसलिए सारे के सारे मेंबर्स भी लोकसभा के ही होंगे। ठीक है, जबकि अधिक अनुदान की बात की जाए तो ये भी वैसे तो ये बजट से रिलेटेड है, बट ये 2 साल से रिलेटेड हो जाता है, तो इसमें 15, और क्योंकि राज्यसभा को भी कुछ तो कम से कम शक्तियां प्रदान की जाए, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो कि दोनों कमिटीज जो हैं, लोक लेखा और लोक उपक्रम समिति, इन दोनों में राज्यसभा को भी भाग या पार्टिसिपेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो 15 मेंबर्स लोकसभा के और 7 मेंबर्स राज्यसभा के, मिलकर 22 मेंबर्स हैं दोनों ही समितियों का। ये तो सेम स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर हम अन्य नाम की बात करें तो जो प्राक्कलन समिति है इसको मित्रयता समिति भी कहते हैं। वो इसलिए कि जो ये एस्टिमेट लगाए जाते हैं प्राक्कलन समिति के द्वारा, ये इसकी एक तरह से इसके बारे में इसकी समीक्षा करके बजट जब बनता है तो उसको अपने आकलन प्रस्तुत करती है, जिससे कि अगर पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर शो हो रहा है बजट की अनुदानों में, उनकी मांगों में, तो फिर वो घटा दिए जाते हैं। तो यानी कि इसकी जो सिफारिश है वो मान ली जाती है, इसीलिए इसको मितव्यता समिति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद लोक लेखा समिति को सीएजी का मित्र भी कहा जाता है और मार्गदर्शक भी। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि ये इसकी हेल्प करती है, एक तरह से जो सीएजी है उनकी मित्र मानी जाती है। जो इसकी जो रिपोर्ट पेश की जाती है सीएजी की, इसको एक तरह से दिशा दिखाती है लोक लेखा समिति। ठीक है, क्योंकि ये भी एक जांच और पूरी प्रक्रिया, यहाँ पे ये ऑडिट वगैरह होता है सीएजी का, फिर जो यहाँ पर ऑडिट और डाटा प्रोवाइड करता है सीएजी, उसी के संदर्भ में या उसी को एक प्रक्रिया का स्वरूप प्रदान करके लोक लेखा समिति अपनी समीक्षा संसद के सामने रखती है। ठीक है, तो एक तरह से सीएजी और जो लोक लेखा समिति है दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प करती है। ठीक है,
उसके बाद चुनाव कैसे होता है? चुनाव पीआरएस सिस्टम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जितने भी दल हैं, ठीक है, लोकसभा में मान लो 10 दल हैं, तो ठीक है, तो 10 दल में उनके कितने कितने मेंबर्स है, उसी प्रोपोर्शन में उनके मेंबर्स चुने जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्योंकि सत्ताधारी दल के होंगे यानी कि बीजेपी के या फिर कांग्रेस के, तो उसी प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन होता है और इनका चुनाव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कार्यकाल की बात की जाए, क्योंकि ये स्थायी समितियां हैं तो 1 वर्ष इनका पूरा कार्यकाल होता है। मंत्री सदस्य नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ये बजट से रिलेटेड है। तो या ये कह सकते हैं कि ये संसदीय समितियां हैं, इसलिए यहाँ पर मंत्री इनके सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि उनको ही तो जवाब दे बनना है, जवाबदेही उन्हीं को देनी है वित्त से संबंधित। अगर उन्हीं को ही इनका सदस्य बना लिया जाएगा तो फिर बात कैसे बनेगी, पारदर्शिता कैसे शो होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनका कार्य मंत्रणा। देखिए हमने 3 तरह की थी यहाँ पे। तो वित्तीय समितियां हो गई है 3, ठीक है। विभागीय समितियां होती है 24, ठीक है। अभी कार्य मंत्रणा समितियां देखेंगे। ये लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है। लोकसभा की 15, ठीक है, और राज्यसभा की 11, ठीक है। तो इनको जो चुनते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं, तो जो राज्यसभा से जो मेंबर्स चुनते हैं वो चेयरमैन चुनते हैं, ठीक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 11 मेंबर्स, और इनको चुनते कौन है? अध्यक्ष लोकसभा वाले, और जो चेयरमैन है वो राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं, ठीक है, यानी कि टोटल 26 है, ठीक है। 26 मेंबर्स हैं कार्यमंत्रणा समिति में। और जितनी भी ये समितियां हैं बेसिकली ये इसलिए बनाई जाती है, इसलिए इनका उद्देश्य भी यही है कि पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है, यानी कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल बना रहे कार्यपालिका पर, और पारदर्शिता और जवाबदेही पब्लिक फंड्स पर सरकार की जिम्मेवारी बन जाए, ठीक है। सरकार की जिम्मेवारी है कि वो पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से पब्लिक फंड्स पर अपना पक्ष रखे, और एक तरह से पार्लियामेंट्री कंट्रोल है सरकार के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बात आती है विभागीय समितियों की। तो जो विभागीय यानी कि डिपार्टमेंटल, तो जब डिपार्टमेंटल समितियां या कमिटीज की बात होती है तो ये यूएसए में शुरुआत हुई थी इसकी, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार यूके आ जाता है। तो बच्चों को लगता है कि हमारा क्योंकि ज़्यादा पार्ट जो है संविधान का वो यूके बेस्ड है, तो उनको लगता है कि यूके से संदर्भित हो सकते हैं, वो तुक्का लगाते हैं यूके का, लेकिन ऐसा नहीं है। विभागीय डिपार्टमेंटल ये यूएसए में इसकी शुरुआत हुई थी, इसके सदस्य 31 होते हैं, और ये 24 टोटल समितियां हैं। 1993 में 17 समितियां थी, फिर 2004 में 7 समितियां और जुड़ गई, अब टोटल हमारे पास 24 है। उसमें से 16 समितियां लोकसभा की है और 8 जो है वो राज्यसभा से है, ठीक है। तो इसमें मेंबर्स होते हैं 31, जिसमें कि लोकसभा के 21 मेंबर और राज्यसभा के 10 मेंबर्स होते हैं। और ये जो 21 मेंबर्स हैं इनको स्पीकर्स जो है वो चुनते हैं, और राज्यसभा से चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, आई होप आपको सारी समितियां समझ आ गई होंगी। और अगर आपको विभागीय समितियों के प्रकार भी यानी किस किस टाइप की होती है वो भी पढ़ना है तो बता देना। लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन है ना वो यहीं से, इसी एरिया से आते हैं। देखिए पढ़ने के लिए तो बिल्कुल आप ज़्यादा डीपली भी जा सकते हो, लेकिन वही मुद्दा आ जाता है कि हम क्रक्स, चैनल का नाम ही पीसीएस क्रक्स है, तो क्रक्स ही पढ़ाएंगे जो ज़रूरी है। एक एक नंबर के लिए हम अगर ऐसे घूमेंगे तो फिर हम याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है। तो 99% जो क्वेश्चंस है वो आपके यहीं से कैटर हो जाएंगे, ठीक है। 99, तो 99%, 1% को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एनीवेज अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशंस की, यानी कि प्रस्ताव की। तो प्रस्ताव बहुत तरह के होते हैं, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, और नियम 377। तो ये सारे प्रस्ताव हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव की। ये इतना इम्पोर्टेंट वैसे तो नहीं है, लेकिन इसका पता होना चाहिए, क्वेश्चन बड़ा आ जाता है यहाँ से। ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए विश्वास प्रस्ताव का यूज किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव में। तो आपको नहीं होना है, ये बहुत ही दिमाग या लॉजिक लगाकर भी सोल्व हो सकता है। देखिए इसमें सत्ता पक्ष लेकर आता है लोकसभा में विश्वास, भाई अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आएगा? विपक्ष लेकर आएगा लोकसभा में,
ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको सरकार पर अविश्वास है, उनको लग रहा है कि सरकार मेजोरिटी में अभी नहीं है। विश्वास प्रस्ताव, सरकार को अपने ऊपर विश्वास है, इसलिए सरकार लेकर आती है सत्ता पक्ष लोकसभा में, यहाँ पर विपक्ष लेकर आता है लोकसभा में, ठीक है, ये बिल्कुल सेम चीज है। यहाँ पारित ना होने पर इस्तीफा है, अगर पारित हो गया, ठीक है, पारित हो गया तो अच्छी बात है, विश्वास प्रस्ताव में भी पारित हो गया, वो लेकर आए कि हमें विश्वास है, पारित हो गया, हाँ भी हम सबको विश्वास है, सदन में सदस्य को विश्वास है सरकार में, तो पारित हो जाएगा। लेकिन अगर पारित नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं हमें आप पर विश्वास नहीं है भाई, हम तो नहीं देते, पारित नहीं होने देते, तब इस्तीफा है, ध्यान रखना, पारित ना होने पर इस्तीफा है विश्वास प्रस्ताव में। जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाएगा और 50 सदस्य अनुमोदन करेंगे तभी लाया जा सकता है, और पारित होने पर रिजाइन देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है, दोनों जगह सरकार को इस्तीफा देना है, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ पर पारित ना होने पर और यहाँ पर पारित होने पर। सबसे पहले जो विश्वास प्रस्ताव का जो एक टर्म है या जो प्रस्ताव है, वो सबसे पहले 1979 में शुरुआत हुई थी इसकी, वो भी चौधरी चरण सिंह के द्वारा, ठीक है, आपको पता ही है चौधरी चरण सिंह जो थे वो माइनॉरिटी की सरकार चला रहे थे, ठीक है, गठबंधन की सरकार चल रही थी, तो इसमें उन्होंने सबसे पहले 1979 में विश्वास प्रस्ताव शुरू किया। और जो विश्वास प्रस्ताव है बेसिकली गठबंधन सरकारों में फेमस है, ठीक है। अब यहाँ पर कारण बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी किस विपक्ष कभी भी ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव, जब भी उसको फील हो कि अभी सरकार जो मेजोरिटी में नहीं है, तो ये गठबंधन सरकारों में होती है ऐसी स्थिति के कई जो दलों से बनी होती है सरकार, जैसे मान लो एनडीए है, अगर हम इसका उदाहरण लें तो बीजेपी से बना है ये, ठीक है, इसके अलावा अम, जदयू, ठीक है, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, ठीक है, और एक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, ठीक है, इनसे मिलकर मान लो ये बना है सरकार। अब मान लो यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, मान लो इनके 10 सीट्स हैं, ठीक है, इनकी मान लो 40 सीट्स हैं, तो 50 सीट में इनकी मिलके, और इनकी मान लो 230 सीट है, तो ये सब मिलके 280 सीट से एनडीए बना है, वो सरकार 272 पे बन जाती है, तो इनके पास 280 सीट्स हैं, ठीक है। तो अब अगर विपक्ष को ये लगता है कि चंद्रबाबू नायडू किसी कोई बिल सरकार लेकर आई है उसके पक्ष में नहीं हो सकते, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उसके पास 10 सीट है, तो 10 सीट जाते ही सरकार माइनॉरिटी में चली जाएगी भाई, 280 में से 10 गए 270 हो जाएंगे, जबकि हमें पता है कि सरकार बनाने के लिए 272 सीट्स की जरूरत है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी का चांस हो सकता है, निकल सकता है, हो सकता है इसके अगेंस्ट सरकार के अगेंस्ट इनकी पार्टी वोट करे। तो ऐसी ही जब स्थिति पैदा होती है, अस्थिरता पैदा होती है, तब विपक्ष लेकर आता है इस तरह का प्रस्ताव। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी तक कुल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया संसद में, और जो पहला है वो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में लेकर आई था विपक्ष, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक जो अविश्वास प्रस्ताव है वो इंदिरा गांधी के विरुद्ध आए हैं, ठीक है। मोरारजी देसाई जो है उन्होंने पारित होने से पहले इस्तीफा दे दिया था, उनको लग गया था कि उनका अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है, तो उन्होंने पहले ही स्थिति को भाप लिया था और इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अभी तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, तो ये ध्यान रखने की बात है कि अभी तक 28 बार पेश हुआ है, लेकिन अभी एक बार भी पारित नहीं हो सका है। एक बार चांसेस थे जब तो मोरारजी देसाई ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रस्ताव है वो है निंदा प्रस्ताव। जो निंदा प्रस्ताव है वो विपक्ष लेकर आएगा, निंदा भी कौन करेगा? सरकार की, विपक्ष करेगा। कहाँ पर करेगा? लोकसभा में करेगा। ज्यादातर जो चीजें वो लोकसभा में होती है, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ये चारों के चारों सदन में होते हैं। विश्वास प्रस्ताव सरकार खुद स्वयं लेकर आती है, जबकि बाकी के प्रस्ताव विपक्ष लेकर आता है, ठीक है। तो 50 सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है। रिजाइन नहीं होता है इसमें सरकार का, क्योंकि सिर्फ इसमें निंदा हो रही है, ठीक है, किसी कार्य से रिलेटेड, किसी कार्यक्रम या किसी बिल से रिलेटेड निंदा की जा सकती है, इसमें रेजिग्नेशन नहीं मांगा जाता है सरकार का। मंत्री के खिलाफ आ सकता है, किसी भी एक मंत्री या एक मंत्री समूह या पूरी की पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध भी निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ी बात है वो कारण बताना पड़ता है, भाई निंदा प्रस्ताव किस संदर्भ में, क्यों, क्या कारण है जिससे कि आपको निंदा प्रस्ताव लाने की आवश्यकता पड़ी, तो वो बताना पड़ेगा सदन को, ठीक है। उसके बाद है स्थगन प्रस्ताव, यानी कि एडजर्नमेंट
रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये विपक्ष लेकर आएंगे, ये भी सेम है, 50 सदस्यों के साथ लोकसभा में पेश किया जाता है। यहाँ पर बात होती है नए विषयों पर चर्चा। तो क्योंकि स्थगन यानी कि अभी सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, किसी चीज़ को लेकर यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये डिस्कशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नया आ गया है, तो नए विषय पर चर्चा के लिए उनको स्पष्ट तौर पे बताना पड़ेगा, जो तथ्यात्मक है या तथ्य देने पड़ेंगे, ठीक है। ये कि कौन, सरकार, ठीक है, सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा, किसी मुद्दे को तथ्य देने पड़ेंगे, और ये जनहित के मामले होते हैं इसमें ज़्यादातर, और ये एक दिन का नोटिस होता है इसमें, उसी दिन सेम डे या एक दिन का नोटिस होता है, तभी ये स्थगन प्रस्ताव हो सकता है, ठीक है। सेम डे होता है वैसे ज़्यादातर। उसके बाद आता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, सिर्फ 5 सदस्यों का अनुमोदन पर्याप्त होता है। नए विषय पर चर्चा होते हैं यहाँ पर भी यही चारों, स्पष्ट, तथ्य और तथ्यात्मक और स्पष्टता के साथ सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जनहित के विषय होते हैं, और 2 दिन के अंदर उनको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर। उसके बाद मंत्री जवाब देता है, यहाँ पर यह ध्यान रखना है, मंत्री को जवाब देना पड़ता है। तो ध्यान आकर्षण का मतलब ये है कि ध्यान दिलाना किसी विशेष मुद्दे पर, कोई एकदम से कोई चीज़ घटित हो गई है उस पर ध्यान लेकर आना। जैसे कि अगर बात की जाए पोल्यूशन की, बात की जाए, एयर पोल्यूशन हुआ था अभी दिल्ली में ना, तो उससे बहुत सारी डेथ्स भी हुई थी, या कोविड से रिलेटेड जब चीज़ें हुई थी, तो ऐसे संदर्भ में ध्यान आकर्षण करना सरकार का कि ये सब चल रहा है, ये पैंडेमिक चल रहा है, या दिल्ली में पोल्यूशन का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है, तो इसके प्रति ध्यान लेकर आना, ठीक है। या कुछ ऐसा इवेंट हो गया है जो बहुत क्रूशियल है, बहुत हार्मफुल है चीज़ें, तो उनको विषय बनाकर ध्यान आकर्षण के लिए सदन की मीटिंग बुलाना, ठीक है। तो मंत्री जवाब देते हैं, इसमें भी ये प्रॉब्लम है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, सरकार कर क्या रही है। 1954 से ये स्टार्ट किया गया ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। तो बेसिकली 1954 से यहाँ पे शुरुआत है, यानी कि ये संविधान में पहले से नहीं था ध्यान आकर्षण, तो ये भारत सरकार या भारत का इनोवेशन है, ठीक है, यानी कि भारत की संसदीय प्रणाली का इनोवेशन है, हमने ये कहीं से अडोप्ट नहीं किया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सदन में जो प्रक्रिया है, जो दैनिक प्रक्रिया होती है सत्र के दौरान, यानी कि कब क्या क्या होता है। सुबह शुरुआत कब होती है, 11 बजे से, ठीक है, और उसके बाद पूरा जो सदन का काम है, कैसे काम किया जाता है सदन, दोनों सदन में, तो वो जो प्रक्रिया है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और इसको याद रखना बहुत ईजी है। कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं, बट इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आपकी एक तरह से क्रीम आपको खाने को मिल जाती है, ठीक है। लोकसभा में, और लोकसभा में जो शुरुआत होती है प्रश्नकाल की, वो 11 से 12 बजे होती है, ठीक है, और शून्यकाल 12 से 1, ठीक है। तो जो प्रश्नकाल है वो क्या होता है, प्रश्नकाल यानी कि 2 तरह के प्रश्न होते हैं, एक तारांकित और एक अतारांकित। इसके अतिरिक्त एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 तरह के हैं बेसिकली, लेकिन मेनली 2 है, तारांकित और अतारांकित, यानी कि स्टार्ड और अनस्टार्ड। तो जो स्टार्ड है वो मौखिक प्रश्न है, वही तारा ही है, यानी कि स्पेशल है ना, तारांकित है तो मौखिक रूप में उसका जवाब दिया जाएगा, मौखिक रूप में ये प्रश्न पूछा जाएगा, और इससे रिलेटेड जो पूरक प्रश्न है वो लोकसभा में 20 पूछे जा सकते हैं, जबकि राज्यसभा में 15 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अतारांकित में अलिखित होता है प्रश्न, और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लोकसभा में 230 और राज्यसभा में 160, ठीक है। जो सदस्य हैं टोटल 5 सदस्य, ये एक दिन में ये लिखित रूप में अतारांकित प्रश्न काल के दौरान पूछ सकते हैं, यानी कि संसद के 5 सदस्य ही ये डिमांड कर सकते हैं, नहीं तो भाई इतने सारे क्वेश्चन का आंसर बनाने में भी तो मंत्री को टाइम लगेगा ना। अगर सबने एक साथ मान लो 50 सदस्य हो जाए तो कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 230 को मल्टीप्लाई करो 50 से, तो इसलिए 5 सदस्यों के ही प्रश्न लिए जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया। उसके बाद है तीसरा टाइप है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये तो देखिए, ये तो कई कई दिनों तक इसमें थोड़ा सा नोटिस बड़ा होता है, ठीक है, 1 महीने का भी हो सकता है। लेकिन जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है वो 10 दिन से कम होता है इसका टाइम, उसके अंदर ही दिया जाता है जवाब, और मंत्री की सहमति होती है इसमें। लोकसभा से एक और राज्यसभा से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है। शॉर्ट नोटिस होने की वजह से एक एक क्वेश्चन इनको पूछने की अनुमति है, ओके। उसके बाद आता है शून्यकाल, यानी कि 0 आवर, ठीक है। 0 आवर में बिना पूर्व
सूचना के प्रश्न किए जाते हैं। ये 1962 से शुरुआत है। ये भी भारत में ही सबसे पहले इनोवेशन हुआ है शून्यकाल का, क्योंकि ये पहले से हमारे संविधान में कहीं पर भी इस संसदीय प्रक्रिया में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, इसके अंदर 20 विषय हो सकते हैं एक दिन में, 20 विषयों पर पूछे जा सकते हैं प्रश्न। अब यहाँ पर एक चीज़ और, जो हालांकि मैंने ये बता दिया था कि अगर मान लो लोकसभा, ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये स्पेशल फैक्ट है, ये स्पेशल क्वेश्चन है जो आपको परेशान करता रहता है कि कैसे पता चले कि जब बिल लोकसभा से पारित हो जाता है, राज्यसभा से पारित हो जाता है, प्रेसिडेंट के पास हो जाता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है। तो देखिए, इसको याद करने का जो सबसे बेहतर तरीका ये है, अगर वो लोकसभा के पास है तो अपवित्र माना जाता है। अपवित्र यानी कि वो हर हालत में वो भंग हो जाए लोकसभा, तो वो क्या हो जाएगा, वो लैप्स ही हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा वो बिल। अपवित्र का मतलब समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट के पास है किसी भी हालत में, तो वो गंगा जल मिल जाएगा उसको, यानी कि वो पास हो जाएगा, बिल्कुल ही हो जाएगा पास। ठीक है, चाहे लोकसभा भंग भी हो गई हो, भाई चाहे लोकसभा के पास हो चाहे राज्यसभा के पास हो, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास आ गए, इसका मतलब लोकसभा से भी क्लियर होकर आया, राज्यसभा से भी, और इस दौरान लोकसभा जो भंग हो जाती है, तो अब तो प्रेसिडेंट के पास है वो बिल, है ना, तो वो सेफ है। ठीक है, लेकिन स्थिति अगर ये हो जाती है, लोकसभा में बिल है, ठीक है, यहाँ पर ही अभी बिल राज्यसभा में पहुंचा ही नहीं है, प्रेसिडेंट के पास पहुंचा नहीं है, और ये भंग हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल यहीं पर ही। अगर ये हो जाता है कि लोकसभा से तो निकल चुका है, राज्यसभा में है अभी, ठीक है, अगर है अभी, राज्यसभा से पारित नहीं हुआ है, या प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया है, लोकसभा से पारित हो चुका है, तो भी ये समाप्त नहीं होगा। ठीक है, राज्यसभा से पारित हो गया है और लोकसभा पारित हो चुका है, तो लोकसभा में जाएगा तो भी ये समाप्त हो जाएगा। लोकसभा अगर राज्यसभा के अंदर है, अभी पारित नहीं हुआ है लेकिन इसके अंदर है अभी, ठीक है, तो ये लैप्स नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 भाषा की बात करता है कि सदन की भाषा क्या होगी, हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी हो सकती है, इसके अलावा अन्य भाषा भी हो सकती है। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, यानी कि लोकसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है, स्पीकर, और राज्यसभा में कौन है, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन। ठीक है, तो ये दोनों अगर अनुमति दे तो कोई अन्य भाषा में भी सदन में सदस्य अपनी बात रख सकता है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 121। तो आर्टिकल 121 बात करता है कि जो पार्लियामेंट है वो कोर्ट के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि कोर्ट से रिलेटेड कोई भी बात होगी सदन में, उस पर चर्चा नहीं होगी, चाहे वो अच्छी बात है चाहे खराब बात लग रही है सदन को, उसके ऊपर चर्चा ही प्रतिबंधित है। ठीक है, सिर्फ इम्पीचमेंट हो सकता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, अदरवाइज न्यायालय से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं उठाया जाएगा। तो इससे पता लगता है कि न्यायिक स्वतंत्रता की सुरक्षा का ख्याल हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े अच्छे से रखा है। उसके बाद है आर्टिकल 122, कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए, 121 बात करते हैं कि पार्लियामेंट कोर्ट के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, चर्चा भी नहीं करेगी किसी भी जजमेंट पर। 122 बात करते हैं कि कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करेगी संसदीय प्रक्रिया में, संसद किस तरह से काम करती है, वहां पर उनके खुद के विशेषाधिकार क्या है, वो किस तरह से अपने लिए नियम बना रही है, वहाँ के जो सदस्य है वो क्या बोल रहे हैं सदन के अंदर, इन सब चीजों पर कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। न्यायिक हस्तक्षेप पर एक तरह से रोक है। जो प्रक्रिया है उसकी जो अनियमितता है उससे उनको सुरक्षा। अनियमितता का मतलब है वो कभी भी भाई ये तो ठीक है कि दो सेशन में 6 महीने का अंतर होगा, है ना, सेशन 1 और सेशन 2 के बीच में 6 महीने का अंतर होगा, लेकिन इन सेशन में कब स्थगन लगेगा, ठीक है, कब, उसके अलावा कब वो काम करेंगे, ठीक है, और सदन में सदस्य क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन सब चीजों पर कोई कंट्रोल नहीं है न्यायालय का। कोई ऐसे नहीं जा सकता कि भाई राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए सदन में ये बोल दिया है, ठीक है, तो इस इनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। या हमारे जो मंत्री हैं सरकार के, ठीक है, उनके बारे में कुछ बोल दिया विपक्ष ने, ठीक है, या मंत्रियों ने विपक्ष के बारे में कुछ बोल दिया है, एक तरह से उनको इम्यूनिटी है, वो सदन के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं, उनको विशेषाधिकार तो है ही, लेकिन इनके अगेंस्ट कोई सदस्य दूसरे के अगेंस्ट न्यायालय नहीं जा सकता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक तरह से यानी कि अधिकारियों और सदस्यों को सुरक्षा मिली हुई है, इम्यूनिटी मिली हुई है, सदन में वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बस वायलेंस नहीं होनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आर्टिकल 123, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस के बारे में है, यानी कि अध्यादेश, ठीक है। फिर उसके बाद बात शुरू हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 तक है, ठीक है। तो कल हम ये या अगली क्लास में हम ये सब देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।